पोजिशनल वर्टिगो के बारे में, जिसको आम ज़ुबान में हम डिजीनेस भी कहते हैं। क्या है ये प्रॉब्लम, क्या है ये बीमारी? अगर जॉइंट्स का प्रॉब्लम होगा, ब्रेन का प्रॉब्लम होगा या ईयर का कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, या नज़र का कोई प्रॉब्लम होगा, तब उनको ना चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये चारों की ना कोऑर्डिनेशन होती हैं। चक्कर आते हैं वो 1 मिनट के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो पोजीशन वाले पेशेंट हैं उनको 1 मिनट से कम के लिए पोजीशन वर्टिगो हम डायग्नोस कर देते हैं। तो मखसूस पोजीशन के साथ होता है, तो उसके लिए ना एक टेस्ट होती है जिसे हम ब्रेन की, जिनको वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस वायरल इन्फेक्शन की वजह से उसको हम रेस्ट कहते हैं, पेनाडल देते हैं, एंटीहिस्टामिन दे देते हैं, चाय कॉफ़ी देते हैं, उसको हम कहते हैं आप अपनी बॉडी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशा नदीम है और आप देख रहे हैं QAS हेल्थ, जहां पे आज हम बात करेंगे पोजिशनल वर्टिगो के बारे में, जिसको आम ज़ुबान में हम डिजीनेस भी कहते हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक अली शेख। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट्स प्लेजर टू मीट यू। थैंक यू एंड यू आर वेलकम हियर। ओके सर, आज हम बात करेंगे आपसे एक पोजिशनल वर्टिगो के बारे में, जिसको आम ज़ुबान में हम डिजीनेस भी कहते हैं। क्या है ये प्रॉब्लम, क्या है ये बीमारी? अच्छा, पोजिशनल वर्टिगो इसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं कि BPPV, यानी कि बेनाइन प्रोग्रेसिबल पोजिशनल वर्टिगो। यानी कि ये वो लोग होते हैं जो उनको ना बार बार चक्कर आते रहते हैं, वो शदीद किस्म के चक्कर आते रहते हैं। अच्छा, जब ये रुकू में जाते हैं या सजदे में जाते हैं तो उनको शदीद किस्म के चक्कर आते हैं। उनको ऐसे लगता है जैसे कोई ज़िलज़ला आया हुआ है, और ये चक्कर फ्यू सेकंड्स के लिए आते हैं। अच्छा, ये जब भी ना रात को लेटते हैं, दाएं तरफ लेटते हैं या बाएं तरफ लेटते हैं, तो उनको शदीद चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। या रुकू क़याम सजदे में जाते हैं तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कोई बाल्टी उठाते हैं तो भी उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इस खौफ के मारे ना वो फिर लेटते ही नहीं है। अच्छा, उस खौफ के मारे जो है ना वो उनके लिए झुकना बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो उस वजह से ना ये पेशेंट फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, ये पेशेंट जो है ना स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं बेनाइन का मकसद है कि कोई ख़तरे की बात नहीं है। प्रोग्रेशन का मकसद है कि बार बार चक्कर आते रहते हैं। पोजीशन का मकसद है कि ये मखसूस पोजीशन में आते रहते हैं। और वर्टिगो का मकसद है कि चक्कर आते हैं, मगर ये चक्कर फ्यू सेकंड्स के लिए आते हैं। और ऐसे पेशेंट को समाज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कानों में टक टक की आवाज़ नहीं आती, ये मखसूस पोजीशन के साथ चक्कर आते हैं। इस वजह से हम कहते हैं ये बेनाइन प्रोग्रेसिबल पोजीशनल वर्टिगो। ठीक है सर, हम देखते हैं कि आई थिंक इसकी भी टाइप्स होती हैं। बाज़-औक़ात हम सुनते हैं कि आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, बाज़-औक़ात इस तरह से लगता है कि ज़मीन घूम रही है या हम घूम रहे हैं। तो क्या इसकी क्या टाइप्स हैं? आप क्या समझते हैं कि इसकी कौन सी पॉसिबल टाइप्स हैं? हाँ, बेसिकली जो बॉडी का जो बैलेंस सिस्टम है वो हमारा बॉडी पे ना आइज़ का भी बैलेंस में इसका पार्ट प्ले है, ईयर का भी इसमें पार्ट प्ले है, ब्रेन का भी उसी में है। इसी तरह हमारे जो बॉडी में जॉइंट्स हैं उसमें वहाँ पे भी प्रोप्रियोसेप्शंस होते हैं। ये चारों पार्ट्स मिलके जो है ना बैलेंस को पार्ट प्ले करते हैं। तो अगर जॉइंट्स का प्रॉब्लम होगा, ब्रेन का प्रॉब्लम होगा या ईयर का कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, या नज़र का कोई प्रॉब्लम होगा, तब उनको ना चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये चारों की ना कोऑर्डिनेशन होती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में 90-95% ईयर की वजह से ना उनको चक्कर वगैरह आ जाते हैं। मगर नो डाउट उसके अलावा अगर कोई सर्वाइकल का प्रॉब्लम है उस वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। ब्रेन का कोई इशू हो उस वजह से भी चक्कर आ जाते हैं। नज़र की कमी हो तभी भी जो है ना चक्कर वगैरह आ जाते हैं। तो ईयर में जो हम देखते हैं कि जो पोजीशन वर्टिगो है ये तकरीबन 90% उसकी वजह से हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे वो पेशेंट जिनको ना आम नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। अच्छा, उनको 5-7 दिन पहले नज़ला ज़ुकाम हुआ था और फिर नज़ला ज़ुकाम के बाद उसको बुखार था, शदीद किस्म का नज़ला था, और फिर आप आके ना उनको चक्कर आना शुरू हो गए, शदीद किस्म का चक्कर हुआ है, फ्लू हुआ है, बुखार साथ साथ में खांसी वगैरह है, वो खुशक किस्म की खांसी है, बॉडी शदीद किस्म का दर्द होता रहता है, साथ में से चक्कर आते रहते हैं। इससे हम कहते हैं वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है। ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से है। वायरस जो है ना वो जो हमारी एक नस होती है नर्व, वहाँ पे वर्म आ जाता है, उस वजह से नीचे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ये तकरीबन 5 से 7 दिन तक चक्कर रहते हैं। ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं आप बेड रेस्ट करें, आप फ्लूइड्स लें, आप चाय लें, आप ग्रीन टी लें, आप गर्म गर्म दूध वगैरह लें। बुखार है तो पेनाडल दे देते हैं, एंटीहिस्टामिन वगैरह दे देते हैं। ये 5-7 दिन में सेटल हो जाते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट होते हैं जिनको
यानी कि चक्कर आते हैं वो 1 मिनट के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो पोजीशन वाले पेशेंट हैं उनको 1 मिनट से कम के लिए आते हैं, फ्यू सेकंड्स के लिए आते हैं, यानी मैक्सिमम 30 सेकंड्स के लिए आएगी, 40 सेकंड 1 मिनट के से कम ड्यूरेशन होते हैं। मगर वो जो पेशेंट जिनको 1 मिनट नहीं 1 घंटे बाद औक़ात 10-10 घंटे कुछ वीक बाद औक़ात मंथ तक चक्कर आते रहते हैं, ये वो पेशेंट होते हैं जिनको चक्कर लंबे अरसे तक रहते हैं। उनको चक्कर के साथ साथ ना समात में कमी महसूस होती रहती है, कानों में टक टक की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, कान उसके ना भारी भारी से महसूस होते रहते हैं। बाद पेशेंट को ना दिल मतली वोमिटिंग आना शुरू हो जाती है। इसे हम कहते हैं मीनियस डिजीज़ हैं, ये मोस्टली फीमेल्स में होती हैं। और ऐसे पेशेंट कान के अंदर वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं एंडोलिम्फ डक्ट होता है, जो वहाँ पे फ्लूइड्स की इनर ईयर का जो फ्लूइड है उसकी या तो ड्रेनेज कम होती है या जो है उसकी जो सीक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो डक्ट की सेक में डायलेशन हो जाती है, वो प्रेशर इफेक्ट आ जाता है कान के अंदर वाले हिस्से में, फिर जाके पेशेंट को ना इस तरह की शदीद किस्म की कंप्लेन आ जाती है। तो इसे हम कहते हैं मीनियस डिजीज़। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको कान से ना पीप आती रहती है, कान से रेशा आता रहता है, कभी पतला रेशा कभी गाढ़ा रेशा आता रहता है, कभी कभार उनको ब्लड आती रहती है। तो बच्चों में हो बड़े में हो मुस्तकिल कान से रेशा आता हो, समाज की प्रॉब्लम हो, अब जाके उनको ना चक्कर आना शुरू हो गए, उसे हम लेब्रिंथाइटिस कहते हैं। जिनको थोड़ा सा ऐसा हो उस वजह से चक्कर आते हों या लंबे अरसे तक कान से रेशा आता हो उनकी चक्कर, तो इसे हम एक्यूट या क्रोनिक लेब्रिंथाइटिस भी कहते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको गर्दन में जो है ना दर्द रहता है, पट्ठों में दर्द रहता है शदीद किस्म का, और जो है ना वो जल्दी थक जाते हैं, उसमें बाद में सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो जाता है, उसे हम कहते हैं सर्वाइकल स्पिंडलाइटिस हम यानी कि कहते हैं। इस वजह से भी चक्कर वगैरह आ जाते हैं। इस तरह मैंने जैसे कहा कि अगर कोई न्यूरोलॉजिकल कोई इशू है उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं, ठीक है। ऐसे पेशेंट को ना अक्सर देखा गया है कि बाजू या टांगें फालिज होती हैं, वो चलते जो है ना उनका बैलेंस नहीं होता, या खाना खाते हैं तो नाक से पानी आ जाता है, या खाना खाते हैं तो खांसी आ जाती है, बाजू का टांगों का फालिज वगैरह हो जाता है। ऐसे पेशेंट भी हम महसूस करते हैं कि इनको न्यूरो का इशू है। तो इस तरह से डिफरेंट ये डिवीजन। बाद पेशेंट ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो, अच्छा शुगर अनकंट्रोल्ड हो, ठीक है ना, हाइपोग्लाइसीमिया है या बीपी बहुत ज़्यादा उसका शूट किया उसकी वजह से भी चक्कर आ जाते हैं। बाद को स्ट्रेस में पेशेंट होते हैं, एंजाइटी में पेशेंट होते हैं उसकी वजह से भी आ जाते हैं। बाद पेशेंट को मखसूस किस्म की मेडिकेशन लेते रहते हैं उस वजह से भी चक्कर आते रहते हैं। तो ये सारे जो है ना काजेज़ हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं वर्टिगो के। अच्छा सर, जैसे कि आपने भी कहा कि अगर किसी पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल कोई इशू है या आईसाइट का इशू है तो उस तरह के पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो अब वो पेशेंट किस तरह से डायग्नोस करे, वो किस तरह से आइडेंटिफाई करे कि उसको किस स्पेशलिस्ट को चेकअप करवाना है? हाँ, उसमें देखिए जैसे ना न्यूरोलॉजिकल का इशू होता है तो मोस्टली पेशेंट जिनको ना बाजू का या टांगों का ना फालिज वगैरह हुआ हो या दोनों बाजू दोनों टांगों का फालिज हो तो ये न्यूरोलॉजिकल इशू है। या पेशेंट का सीटी स्कैन हुआ था या कोई एमआरआई हुआ था तो ब्रेन में कोई ना ट्यूमर आ गया था या रसोली वगैरह आई थी, या कहीं पे भी ना उनका स्ट्रोक हुआ था, यानी कि इन्फेक्शन वगैरह हुआ था, ठीक है ना। तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि ये डायग्नोसिस है। अब ये जो चक्कर आ रहे हैं बेसिकली न्यूरोलॉजिकल की वजह से। अच्छा, जो पेशेंट जिनको ना आँखों में दर्द रहता है, बच्चे कंप्लेन करते हैं जब ये आधा घंटा या 2 घंटे पढ़ते हैं तो आँखों के दरमियान में शदीद दर्द रहता है, आँखों के पीछे उनको ना थोड़ा सा धुंधलापन महसूस होता रहता है। अच्छा, जब वो टीवी के सामने बैठते हैं तो फ़ौरन उनको आइज़ की कंप्लेन स्टार्ट हो जाती है, या उनको ना दो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट को कहते हैं आप आई में आप एक दवा दिखा दें, ठीक है। तो ये आइज़ का प्रॉब्लम इस तरह न्यूरो का हो तो हम, मगर 90% ईयर की वजह से हो जाता है, उनको फिर हम देख लेते हैं। सर, इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? उसमें ये कि जैसे पोजीशन वाला वर्टिगो है, जो पेशेंट आपको कंप्लेन करता है कि मुझे ना सर घूम रहा है, मेरा ना ऐसे लगता है जैसे मेरी बॉडी घूम रही है या आसपास वाली चीज़ें घूम रही है। बाद पेशेंट को महसूस होता है कि हर चीज़ ही घूम रही है। तो ऐसे पेशेंट को जब भी पोजीशन वर्टिगो हम डायग्नोस कर देते हैं तो मखसूस पोजीशन के साथ होता है, तो उसके लिए ना एक टेस्ट होती है जिसे हम ब्रेन की एक्सरसाइज हम कहते हैं, वो हम कहते हैं डिक्स एल्पाइड टेस्ट होती है। डिक्स एल्पाइड टेस्ट पेशेंट को हम ओपीडी में हमारे पास काउचेस होते हैं वहाँ पे, या बात पेशेंट थिएटर में होते हैं, उनको हम वहाँ पे बिठा देते हैं। उसकी सर की पोजीशन हम 45 पे रख लेते हैं, उनको फिर हम लिटा देते हैं।
और सर को ना 30 डिग्री पे ले आते हैं। इस दौरान पेशेंट को ना शदीद किस्म के चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इससे फील हो जाता है कि ये जो पोजीशन वर्टिगो है, इनको राइट साइड का प्रॉब्लम है, राइट ईयर में प्रॉब्लम है। इस वजह से क्यों, कान के अंदर वाले हिस्से में ना वहाँ पे छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जिसे हम ओटोलिथ कहते हैं। अच्छा, वो अपनी जगह से ना क्यूपुला से हिल के ना मैकुला में चले जाते हैं, पोस्टी सेमिसर्कुलर कैनाल में, जिस वजह से ना इनको शदीद किस्म के चक्कर वगैरह आ रहे हैं। तो जब हम ये उनकी डायग्नोस टेस्ट करते हैं डिक सेल पाए, तो पता चल जाता है कि ये तो कान के राइट साइड पे है। उसकी फिर हम एप्लीज मेन्यू करते हैं, यानी कि ये थेरापेटिक मेन्यू है। तो वो दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, वो जो चीज़ें डिस्प्लेस हो जाती हैं वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। पेशेंट जब बैठ जाते हैं बिल्कुल चक्कर सेट हो जाते हैं, जैसे चक्कर थे ही नहीं, तो बिल्कुल फिटफाट हो जाते हैं। तो इसी तरह जिनको वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस वायरल इन्फेक्शन की वजह से उसको हम रेस्ट कहते हैं, पेनाडल देते हैं, एंटीहिस्टामिन दे देते हैं, चाय कॉफ़ी देते हैं, उसको हम कहते हैं आप अपने बॉडी को ज़्यादा मोबिलाइज ना कर, वो 5 से 7 दिन में बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। जो पेशेंट्स मीनियर डिजीज़ वाले होते हैं वो पेशेंट बेसिकली थोड़े ना स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, क्योंकि लंबे अरसे तक उनको ये प्रॉब्लम होता है। ऐसे पेशेंट को फिर हम लिब्रेथाइड सीडेटिव देते हैं, बीटा हिस्टिडीन कुछ मेडिकेशन वगैरह वो हम दे देते हैं। साथ में कोई ट्रिगर फैक्टर है, नींद डिस्टर्ब है तो वो हम दे देते हैं, एंजाइटी है तो एंजाइलेटिक वगैरह हम दे देते हैं, दिल की धड़कन तेज़ है, ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह है तो साथ उसको पेशेंट को फिर हम कहते हैं इसको साथ में हम कंट्रोल करें, तो वो मीनियस डिजीज वो भी साथ में ना उसकी कंट्रोल हो जाती है। जिनको कानों का रेशे की वजह से तो रेशे को सेट किया जाता है, उस इन्फेक्शन को यानी कि सेटल किया जाता है उससे पेशेंट। जिनको सर्वाइकल की वजह से हो जाता है, जिसे हम सर्वाइकल स्पिंडलाइटिस कहते हैं, एक्सरे हम करवाते हैं, उसमें देखते हैं कि दोनों वर्टिब्रे के दरमियान स्पेस जो है ना कम है, ठीक है ना, या उसमें ज़्यादा है, तो उसको हम सर्वाइकल स्पिंडलाइटिस एक दफ़ा हम डायग्नोस करके उसको हम कॉलर इस्तेमाल करवाते हैं, जैसे सॉफ्ट कॉलर हम कहते हैं। तो इससे उनके जो है चक्कर वगैरह आहिस्ते आहिस्ते सेट हो जाते हैं। तो वंस हम डायग्नोस करते हैं मखसूस के काज क्या है, उसको फिर उस लिहाज से उस पेशेंट को ना फिर हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। सर ये बताइएगा कि क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिसको ये टारगेट करता है, या फिर ये सब हर एज ग्रुप में इक्वली पाया जाता है? नहीं, ये मोस्टली जो है ना यानी कि मेल में भी होता है, फीमेल में, बच्चों में बहुत कम होता है, ओल्ड एज में भी ये कम होती है, मोस्टली यंगस्टर्स में यानी कि मिडिल एज में ये ज़्यादा है। तो ओल्ड एज में एज फैक्टर वगैरह के लिहाज से हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रेसबाइकोसिस। जो ओल्ड एज के जो हमारे हजरात होते हैं, बुजुर्ग हजरात, उनकी अक्सर कंप्लेंट होती है, डॉक्टर साहब आपका आवाज़ आता है मगर समझने में मुझे बड़ा मसला होता है। आप जो आवाज़ बात करते हैं, आवाज़ महसूस होता है मगर समझ नहीं आती हमें। साथ साथ में पेशेंट को ना कानों में टक टक की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, शोर वगैरह आता रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को ना यानी कि एज फैक्टर के लिहाज से होता है, मगर वरना नॉर्मली जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है ये यंगस्टर्स में होती रहती हैं, और बच्चों में भी ये प्रॉब्लम कम होते हैं। सर सबसे कॉमन हम ये सुनते हैं जब भी किसी को चक्कर आते हैं तो ये कहा जाता है कि शायद कमज़ोरी है, और फिर कमज़ोरी का इलाज करने के लिए लोग फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं, बस ये नहीं करते कि आप इसका डेफिनेट जो एक कॉज है या फिर इसका जो डायग्नोसिस है उसकी तरफ नहीं जाते। तो जब वो लॉन्ग रन में उसको इग्नोर करते रहते हैं तो फिर उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या वर्स्ट केस सिनेरियोज हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जैसे मोस्टली हमारे पास पेशेंट्स आ जाते हैं, बाद पेशेंट ये भी होता है कि वो चक्कर वाली कंडीशन में भी ना वो कमज़ोरी के चक्कर में कईयों के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, ब्रेन हेमरेज के साथ आके ना प्रेजेंट कर लेते हैं कि जी वो बस ठीक थे, वो किसी ने कहा था कि मेडिसिन ले लें, किसी ने कहा था कि दूध वगैरह ले लिया कर, फल लिया कर, कुछ भी नहीं होता। और वो ड्राइविंग के दौरान अचानक उनको शदीद किस्म के चक्कर आ जाते हैं, वो बैलेंस को मैनेज नहीं करते, उनको एक्सीडेंट हो जाते हैं। बाद पेशेंट जो है ना सीढ़ियों से चलते रहते हैं और उनका ना पाँव स्लिप हो जाता है चक्कर की वजह से, और वो गिर जाते हैं, उनको ब्रेन में ट्रॉमा हो जाता है, बॉडी के कई बोन्स का फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं। कईयों को हमने देखा हुआ है कि वॉशरूम में गए थे और वो प्रिवेंट मेजरमेंट नहीं किए थे तो पाँव स्लिप हो गया चक्कर आने की वजह से, और वो सर उनका लग गया, वो बेचारों की कई कॉम्प्लिकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, सडन डेथ, ब्रेन हेमरेज, मल्टी बॉडी ऑर्गन का फ्रैक्चर्स वगैरह, ये इस वजह से कि वी डोंट कंसल्टेंट हम प्रॉपर डायग्नोस नहीं करते, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, प्रॉपर ट्रीट नहीं करते, और इसको हम जस्ट लिंगर ऑन करते रहते हैं, वो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं फिर। ठीक है सर, आपसे मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम इससे किस तरह से ख़ुद को बचा सकते हैं? हाँ,
जैसे देखिए जिन पेशेंट को लंबे अरसे तक चक्कर वगैरह आते रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम स्पेशली कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे देते हैं कि मतलब वॉशरूम में जाते हैं तो आप कभी भी ना लाइट ऑफ करके लाइट आपकी ऑन हो। अच्छा, जब भी जाएं तो आप कोशिश करें कि आप किसी सपोर्ट के साथ आप जाएं। अच्छा, आपकी जो टाइल होनी चाहिए वो आपकी जो है ना स्लिपरी ना हो। आपकी जो शूज़ वगैरह हैं, चप्पल वगैरह हैं, वो भी आपकी स्लिपरी ना हो, आपकी रफ होनी चाहिए। सपोर्ट के साथ आप बैठें, सपोर्ट के साथ आराम से आएँ। अगर आपको चक्कर आए तो फ़ौरन बैठ जाएँ। अच्छा, जब आप सीढ़ियों में भी आप उतरते हैं तो काइंडली आप किसी के सपोर्ट के साथ आप नीचे उतरें। तो नीचे उतरते वक्त ना कोशिश करें कोई आपके साथ बंदा हो, आप वो आगे की तरफ हो, आप उसके पीछे पीछे आराम से जाएं। मगर जो सीढ़ियों के साथ आपकी जो वुडन लगी होती है मेटल का या वुड का जो भी सपोर्ट के, तो उसको सपोर्ट दे के आप आहिस्ता आहिस्ता करें। खुदा न खास्ता आप फॉल करें तो आगे एक बंदा होना चाहिए, ये ना हो कि अचानक आपको चक्कर आएँ। अच्छा, इस तरह आप जब ऊपर आप चढ़ते हैं तो आपके पीछे बंदे होने चाहिए, वो कोई ना कोई बंदा होना चाहिए जिनको ये लॉन्ग टर्म तक मुख्तलिफ काजेज़ की वजह से अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल शुगर है, मखसूस किस्म के मेडिकेशंस हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुस्तकिल उनको आते रहते हैं प्रॉब्लम। तो ये हम एहतियाती तदाबीर भी कहते हैं कि जब आप रात को सो भी जाएं तो कोशिश करें कि आपकी बेड की लाइट चलती हुई, बाहर आप आएँ तो आपकी लाइट आपकी, खुद आप ट्रैवलिंग ना करें, खुद आप गाड़ी ना चलाएं, खुद आप बाइक पे ना जाएं, आपके साथ कोई बंदा होना चाहिए जिसके साथ आप सफ़र वगैरह करें। और कहीं पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन आप साइड करके ना वहीं पे खड़े हो जाएं। डोंट मूव फॉरवर्ड अनटिल अनलेस यू फील कंफर्टेबल, देन यू कैन मूव ऑनवर्ड। तो ये थोड़ी सी ना एहतियाती तदाबीर, और कुछ मेडिकेशन उसको हम एहतियातन दे देते हैं कि अगर किसी वक्त भी आ जाए तो आप ये मेडिकेशन ले लें। जो नॉर्मली हम चक्कर वालों को, पेशेंट को हम दे देते हैं, तो उसको भी एक आध मेडिकेशन देते हैं। जब भी आपको थोड़ा सा एपिसोड महसूस हो तो ये आप मेडिकेट लें। मगर जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं, बीपी है तो वो कंट्रोल हो, थायराइड का प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो, शुगर हो वो कंट्रोल होनी चाहिए, नींद डिस्टर्ब है वो उसकी कंट्रोल होनी चाहिए, उसके अंडरलाइन कोई भी काज है तो वो उसका कंट्रोल होना चाहिए। पेशेंट को साथ में रीअश्योर किया जाता है, काउंसिल किया जाता है, तो इससे चीज़ें बिल्कुल फिटफाट हो जाती है, पेशेंट बिल्कुल सेट हो जाता है। बिल्कुल ठीक। सर, कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि होते हैं, तो क्या ये उन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी कॉज हो सकता है? एग्जैक्टली, कुछ कार्डियक की मेडिकेशन होती हैं उस वजह से भी चक्कर आ जाते हैं। कुछ मलेरिया की मेडिकेशन से, कुछ ट्यूबरकुलोसिस की पेशेंट मेडिकेशन से, तो मुख्तलिफ डिजीज़ की कुछ मेडिकेशन से उस वजह से भी चक्कर आ जाते हैं। तो पेशेंट्स को जो हम हिस्ट्री लेते हैं, इट्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। हिस्ट्री पे डायग्नोस किया जाता है कि जी फ़लाँ का मेडिकेशन तो वो हम स्टॉप करा लेते हैं, फ़लाँ चीज़ से हुआ तो हम फिर स्टॉप करा लेते हैं। तो डेफिनेटली मेडिकेशन की वजह से भी ना ये चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच सर, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, बहुत शुक्रिया।